कोरोना वार तनाव अपार। नमस्कार, मैं हूं शमशेर सिंह और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। दुनिया के लगभग सभी मुल्क कोरोना संक्रमण का कहर झेल रहे हैं। कोरोना का आलम यह है कि लोग घरों में कैद हो चुके हैं। घर की चार दीवारी में बंद होने के चलते लोगों में तनाव भी घर करने लगा है, यानी वो तनाव में हैं। किसी का रोजगार छिन गया है तो किसी का कारोबार ठप हो गया है, तो किसी पर काम का दबाव ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से पारिवारिक झगड़ों में इजाफा हो रहा है। कहीं कहीं झगड़ा और तनाव इतना ज्यादा हो गया है कि वो जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। तो वाकई में कोरोना वायरस ने तनाव को जरूर बढ़ा दिया है और अभी ये नहीं कहा जा सकता कि ये कितने दिन और अपना असर दिखाएगा, लेकिन फिलहाल इसके शुरुआती दौर में जो तस्वीर नजर आ रही हैं वो संक्रमित लोगों पर भारी पड़ रही हैं। इसके साथ ही आम आदमी और कोरोना योद्धाओं पर भी इसका असर नजर आ रहा है। बात अगर केवल हरियाणा की करें तो हरियाणा पुलिस के जवानों पर इसका असर देखा जा सकता है। हिसार में एक सिपाही ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। गुरुग्राम में तैनात सब इंस्पेक्टर ने आत्महत्या कर ली। वहीं कैथल में एक इंस्पेक्टर ने अपने बेटों पर ही गोली दाग दी, जिनमें से एक की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया था। हालांकि यह अभी जांच का विषय है कि तनाव ड्यूटी के दबाव के चलते था या दूसरी कोई वजह रही होगी, लेकिन सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली हरियाणा पुलिस के जवानों में ये जो कदम उठाए गए, ये कई सवालों को जन्म जरूर दे रहे हैं। क्या वाकई में इस वक्त पुलिस पर इतना दबाव है जिसके चलते ये घटनाएं हो रही हैं? क्या तनाव के इस दौर में पुलिसकर्मियों को अपने परिवारों का पूरा सहयोग मिल रहा है? और क्या कोरोना योद्धाओं को जनता की तरफ से अपेक्षा के अनुरूप सहयोग मिल रहा है जिसके चलते वो तनाव से मुक्त हो सके? ये वो तमाम सवाल हैं जिन पर बात करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अभी तो कोरोना संक्रमण अपने शुरुआती दौर में है। अगर भारत की बात करें तो भारत में अभी इनकी संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं उससे ये और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। तो आज इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा कर रहे हैं हम। हमारे साथ डॉक्टर नरेश शर्मा हैं, वीसी IMA। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी शमशेर जी, आवाज आ रही है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि इस वक्त जिस तरह से देश इस संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, कोरोना संक्रमण के इस काल में काम का दबाव बहुत ज्यादा है और काम के इस दबाव के चलते दिमागी तौर पर भी व्यक्ति अस्वस्थ हो रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस अस्वस्थता के चलते जो रिजल्ट आ रहे हैं वो भयानक हैं। हालांकि ये अभी नहीं कहा जा सकता कि जो 2-3 घटनाएं हुई उसके पीछे वजह यह है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये अपना असर तो दिखाएगा, वो चाहे पुलिसकर्मी हो, वो चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो। डॉक्टर साहब जी जी, देखिए शमशेर जी, सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई भी चाहे ये स्वास्थ्य कर्मी की बात करें चाहे पुलिस कर्मी की बात करें, जो कि हमारे आज की जो महामारी की इस प्रकोप के दौरान जो कोरोना वॉरियर्स की तरह फ्रंट लाइनर्स की तरह काम कर रहे हैं, तो उनका जब वो अपने ड्यूटी आवर्स पे जाते हैं तो देखिए, एक जो केवल न केवल एक शारीरिक तनाव की बात करें, उससे ज्यादा बड़ा जो मैटर करता है वो एक मानसिक तनाव है। और मानसिक तनाव भी इस प्रकार का, क्योंकि जैसे कहते हैं कि आप कहीं पे अगर युद्ध में भी जाते हैं और अगर आपको सामने से दुश्मन दिखाई ही ना पड़े, आपको मालूम ही नहीं है कि आपका शत्रु कौन है और आप पर वार कहाँ से हो रहा है, तो कोरोना की जो महामारी जो है ये इसी टाइप का एक महामारी का प्रकोप है कि जिसके अंदर मानसिक तौर पे चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे ये पुलिस कर्मी हो, या मैं इवन ये कहूंगा कि जो इसके अलावा सफाई कर्मी है या और जो बेसिक नेसेसिटीज को प्रोवाइड करने वाले जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड लोग हैं, उन सब के मन में एक भय रहता है कि न जाने कैसे सब तरह की सावधानी भी इस्तेमाल करते हुए मैं कब इसकी चपेट में आ जाऊं। तो वो जो अंदर से एक भय है, उस भय के अंदर जो ड्यूटी आवर्स और अंदर ही अंदर एक एंजाइटी रहती है, उससे वो थकान और ज्यादा बढ़ जाती है। तो निसंदेह ये एक ऐसी स्थिति है। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है डॉक्टर साहब की वाकई में तनाव तो है, काम का भी तनाव है और परिवार
के साथ भी एक चिंता रहती है कि क्योंकि ये जो बीमारी है, ये वायरस इसी प्रकार का है जिसको लेकर लगातार हम बात कर रहे हैं कि एक से दूसरे में फैल जाता है। चलिए, इस बीच हमारे साथ रविंद्र कुमार भी हैं, जो चौकी इंचार्ज हिसार से हैं, जिनके सामने मामला आया था। एएसआई है वो। हिसार में एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें एक पुलिसकर्मी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और उस पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं। तो जांच कहां तक पहुंची है, पहले तो ये समझने की कोशिश करेंगे। रविंद्र कुमार जी, स्वागत है आपका, फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। हाँ जी रविंद्र कुमार जी, ये जो पूरा प्रकरण था, इसके पीछे कुछ वजह के बारे में पता चल पाया क्या? ये सिर्फ तनाव की वजह से था या कोई और कारण था? इसको लेकर जांच कहां तक पहुंची है? जांच ऐसे है जी, दोनों में अभी की पहले भी आपसी में कहासुनी हुआ करती थी जी। और इस मतलब ये घर पे आया था, पुलिस में था, ये जींद पुलिस में था जी। और ये हिसार किराए के मकान में रह रहा था। ये रात को घर पे आया तो मियाँ की थोड़ी बहुत कहासुनी होगी, वो बढ़ते बढ़ते ज्यादा बढ़ गई उनकी जी। जी जी। बढ़ गई तो वो रात को ना होती रही, झगड़ा होता रहा उनको। तो उसकी बीवी 4:30 बजे बाहर आके कुर्सी पे लेट गई। वो गुस्से में था ही जी। गुस्से में था तो उसने बाहर आके सोटा था, कुंडी सोटा होता है ना, सोटा जो रगड़ते हैं जी जी जी। हाँ। उससे आके उसके सिर पे मतलब काफी बार किए जी और वही उसको मार दिया जी। और फिर मार के फोन कर दिया 100 नंबर पे, 108 पे। हाँ। और अपने डीएसपी के पास भी फोन कर दिया। तो फिर पता लग गया, मैं मौके पहुंचा और बॉडी को भी हमने मतलब कब्जे में लिया, देखा और मतलब बड़ा खून निकला हुआ था। उसके बाद हमने उसको पकड़ा, मौके से पकड़ा, उसको वहीं पकड़ लिया मौके पे। अंदर द्वार बंद करके थे, दरवाजा बंद करके था, वहां से पकड़ लिया उसको। उसके बाद हमने उसको गिरफ्तार किया। वो जो पुलिसकर्मी था डिपार्टमेंट का आपका, वो जब उसने अपनी पत्नी के वार किया, पत्नी के ऊपर आप लोगों को फोन किया, तो उस वक्त वो किस हालत में था? होशोहवास खो चुका था अपने? क्या उस वक्त स्थिति थी या किसी और? हालांकि जो बात सामने आ रही थी वो ये भी थी कि शराब भी पिए हुए था, ऐसी भी कुछ बात सुनने को मिली थी, ऐसा कुछ था कि नहीं? हाँ, शराब पिए हुए था जी। शराब पिए हुए था जी। और उसने मतलब वो तो मर गई थी। मरने के बाद उपरांत फोन किया उसने जी। हम पहुंचे जब तो अंदर से गेट बंद थे, तो खुलाए गेट, हमने उसको काबू किया, गिरफ्तार करके उसको हमने पेश किया। उसके 2 बार रिमांड लिया हमने, एक दिन का 2 बार रिमांड लिए। भाई कोई और बात सामने आ जाए या कोई और हथियार से मार रहा हो। 2 बार रिमांड लिया उसका हमने, एक बार पहले एक बार लिया, एक दिन का फिर लिया रिमांड उसका। और पछतावा तो होगा इस वक्त, जिस तरह से उसने ये काम किया है, उसको इस बात का तो एहसास हो चुका था, तभी उसने फोन किया आप लोगों के पास। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो वाकई में दुखदायक भी हैं और एक सबक भी हमें दे जाती हैं। हाँ जी, हाँ जी। पछतावा बहुत जी। बच्चा था, 3 साल का बच्चा भी रो रहा था जी। रात को उसके साथ था बच्चा, वो भी बहुत रो रहा था। पछतावा तो बहुत है जी। 2-3 दिन हमारे पास रहा, वो लगातार रोता रहा जी। बड़ा अफसोस था उसको उस बात का, बहुत मतलब वो समझी। बस वो उसने गुस्से में और नशे में कर दिया। बाद में पछतावा तो बहुत हुआ है जी। अब नौकरी भी जाएगी, बंदा जेल में भी रहेगा, बीवी भी गई, सब कुछ खत्म हो गया उसका तो जी। अच्छा, ऐसे कभी इस प्रकार का जो, हालांकि ये तो जिस तरह से उसने किया, बहुत जघन्य अपराध किया है, लेकिन जो झगड़े की बात करें तो उसका क्या कहना है? क्या इस प्रकार का झगड़ा इतना ज्यादा कभी पहले भी हुआ था? लड़ाई झगड़े की बात करें, मारपीट तक भी पहले भी हुआ था? झगड़ा सर पहले भी होता रहा, ऐसा कई बार झगड़ा पहले भी हुआ है। पहले भी एक बार उन्हें 8-10 महीने पहले वाई को पीटा था पहले भी। परिवार के लोग उनके क्या कहते हैं? लड़की पक्ष वालों की बात करें, दोनों की ये कह रहे थे जी, दोनों साइड से परिवार वाले आए थे, ये कह रहे थे दोनों की आपस में पहले भी झगड़े हुए हैं और दोनों की बना नहीं करती थी। उसके पीछे वजह कुछ पता चली? और अब तो जैसे कि हाँ, वजह कुछ नहीं जी, कोई खास वजह नहीं है जी, कुछ नहीं। ये थी सिर्फ आपसी में इनकी बना नहीं करती थी। ये लुगाई इसको बार बार है ना जी, कोई बात ये नहीं किया तूने, ये नहीं किया, मतलब शंकी थी, शक रहा इसके ऊपर। शंकी थी, तू आया क्यों नहीं, तू 6 दिन वहां रहा ड्यूटी पे, आया क्यों नहीं, बस ये था झगड़ा। अब ड्यूटी पे तैनात था वो, ड्यूटी से आया था, कहीं लगी हुई थी ड्यूटी उसकी? हाँ, ड्यूटी था वो। जींद जो हमारे डीएसपी है जींद कप्तान सिंह, उनके पास गनमैन था, वो ड्यूटी करके आया था। हाँ। ड्यूटी का वक्त कितना आजकल जो ड्यूटी आप लोगों की चल रही है वो कितनी होती है अंदाजन? 12 घंटे, 14 घंटे, कितनी ड्यूटी आप लोगों की रहती है अब लगातार? ड्यूटी का तो कोई टाइम टेबल नहीं सर हमारा, कोई मतलब टाइम नहीं खाने का। कोई ड्यूटी तो सर करते हैं जी, 14 घंटे भी, 16 घंटे भी, 18 घंटे भी होता सर। और सर मतलब ऐसा को सिस्टम, ऐसी कोई बात हो जाए, घटना जैसे ऐसी घटना हो गई है, ऐसी घटना हो सर 24 घंटे लगातार कौन सुन पाओ सर, कोई फोन का टाइमिंग को लगे, ऐसी घटना हो जाए ना, कोई बड़ी घटना। जी जी, ठीक है। रविंद्र कुमार जी, आप बने रहें। देखिए, बड़ा मसला है, हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं। देखिए, आप लोग जो लगातार काम करते हो, उस काम के दौरान
आप लोगों के ऊपर तनाव हावी होता है, और जब घर में आप लोग जाते हो परिवार के लोगों की तरफ से अगर किसी बात को लेकर और ज्यादा तनाव बढ़ जाता है तो फिर हाँ ऐसी जी। घटनाएं हो जाती है। मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा, डॉक्टर साहब आपने पूरा सुना जी रविंद्र कुमार को, जी और जिस तरह से जो बातें निकलकर सामने आई, पहले भी लड़ाई झगड़े होते थे लेकिन यहाँ तक बात नहीं पहुंची थी जितनी जो पहुंचनी चाहिए, और इससे ज्यादा तो फिर हो भी क्या सकती है। जी जी। देखिए शमशेर जी, क्या होता है कि ये एक बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है, साइकोलॉजी के अंदर इसको हम रीड करते हैं कि हर इंसान की एक प्रकृति होती है। जैसे कि कोई आदमी बोलने में कम बोलता है, उसको शाई या इंट्रोवर्ट कहते हैं। कोई बोलने में एक्सट्रोवर्ट होता है, तो ये उसका एक नॉर्मल सिचुएशन का बिहेवियर होता है। पर जब कभी अप्रत्याशित घटनाएं या आप ये कहिए कि एक्सीडेंटली कोई ऐसी चीज हो जाती है कि जिसके अंदर उसका जो उसकी नेचुरल टेंडेंसी है, प्रकृति है, वो सप्रेस हो जाती है, तो हिडन जो रिसेसिव ब्रेन होता है वो अचानक से उसमें से कुछ भी आउटपुट ऐसे आते हैं जिसपे अनप्लेजेंट कुछ भी घटित हो जाता है। मतलब मैं सरल शब्द में बताना चाहूँ कि जैसे अब जो ये पुलिसकर्मी जो ड्यूटी पे थे, और जैसे ड्यूटी आवर्स का लंबा हो जाना रहा होगा, या ये कोरोना के टाइम की ये जो छुट्टियां टाइम पे ना मिलना पा रहा होगा, तो इन वजह से एक एंजाइटी और मेंटल स्टेट इस तरह से हो जाना, और ऊपर से वो आदमी, क्योंकि जैसे इसमें बताया इन्होंने भी कि वो नशे में भी था, तो ऐसे टाइम पे फ्रस्ट्रेशन प्लस एक जो नशे का इफेक्ट है उसके अंदर वो अप्रत्याशित घटना का रूप लेगी। मतलब वहां पे जो वो चीज अदरवाइज शायद ना करता, लेकिन ये एक स्ट्रेस एंजाइटी की सिचुएशन जिसके ऊपर माउंट किया नशा, उस स्थिति में उसने वो घटना को अंजाम दे दिया जिसका उसको बाद तक भी पछतावा होता रहा। तो ये इस तरह की स्थिति है कि इंसान फटीग हो जाता है, मेंटली वो बिल्कुल टायर्ड हो जाता है, और अचानक से कोई अनएक्सपेक्टेड उसके अंदर से एक इंस्टिंक्ट आती है और वो उसको घटना को अंजाम दे देता है। डॉक्टर साहब, ऐसी ही परिस्थिति से स्वास्थ्य कर्मियों को गुजरना पड़ता है, डॉक्टर हों, नर्सेज हों, उनका भी कोई ड्यूटी जो टाइम है, हालांकि आम दिनों की बात करें तो फिक्स होता है, लेकिन ज्यादातर वक्त में देखा जाता है कि इमरजेंसी सेवाएं जब हो जाती हैं, कुछ भी ऐसा घटित हो जाता है तो काफी दिनों तक लगातार 10-10 दिन तक, 12-12 दिन तक काम करना पड़ता है। और अब तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से लगातार 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, आप लोग लगातार काम कर रहे हैं, तो ये जो तनाव है ये स्वास्थ्य विभाग के ऊपर भी बहुत ज्यादा हावी होता होगा। आप लोगों को पारिवारिक तौर पर बात करूं मैं, तो वहां पर किस तरह की बातें सामने आती हैं? सहयोग, बहुत सी जगह तो सहयोग मिल जाता है, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी भी हो सकती है कि वो पूछ भी लेते हैं कि आप लोग क्या काम कर रहे हो, हमारे लिए वक्त ही नहीं है, ऐसा भी हो जाता है। देखिए निसंदेह बिल्कुल ये चिंता, चाहे पुलिसकर्मी की हम बात कर रहे थे, डॉक्टर्स के साथ भी ऐसा होता है। पहली बात तो ऐसी सिचुएशन में घर से बाहर जाने पे ही थोड़ा सा वो संदेह की दृष्टि से देखते हैं कि आपको क्या जाने की जरूरत है, आप क्यों जा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, चलो क्योंकि हमने हिपोक्रेटिक ओथ ली है और ये हमारा प्रोफेशन है, इसके लिए हम किसी भी स्थिति में हम इस महामारी से लड़ेंगे और अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जिसके ऊपर हमें ध्यान देने वाली बात है। देखिए शमशेर जी की जो हमारे प्रोफेशन में 3 प्रकार की जो वर्क प्लेसेस होते हैं। एक है सिंपल ओपीडी, जिसके अंदर डॉक्टर रोगी को सिंपल सिम्टम्स के बेसिस पे देखता है और या तो उसको जांच के लिए भेजता है या एडमिशन के लिए सजेस्ट करता है या केवल उसको ट्रीटमेंट लिख के भेज देता है। दूसरा होता है सिंपल वार्ड कि जिसके अंदर जरूरी नहीं है कोरोना के पेशेंट्स हैं, लेकिन और पेशेंट्स का राउंड लेना, पर वो प्रीमाइसिस ऐसा है कि जिसके अंदर हो सकता है कहीं ना कहीं कोरोना के भी पेशेंट। डॉक्टर साहब बात पूरी आप करें, एक तीसरी बात भी पूरी करें। इस बीच हमारे साथ डॉक्टर ब्रह्मदीप संधू है, मनोचिकित्सक, वो भी जुड़ गए। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शमशेर जी। जी डॉक्टर साहब। जी नरेश जी करें बात। तीसरी जगह होती है जहाँ पे वाकई कोविड-19 से ग्रसित पेशेंट, और वो भी आईसीयू में, ऐसी जगह जहाँ पे वेंटिलेटर के ऊपर उन पेशेंट्स को रखा होता है। तो ऐसी स्थिति में शमशेर जी मैं बताना चाहूंगा, जो स्वास्थ्य कर्मी डॉक्टर्स काम करते हैं, उनको जो ये पीपी किट की बात हम करते हैं कई चैनल्स पे या कई और सोशल मीडिया के माध्यम से हमें मालूम पड़ा होगा, पीपीई पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट जो वो पहन के इस्तेमाल करते हैं। जी। तो उसमें मैं बताना चाहूंगा कि उसका पहनने का प्रोसीजर, डोनिंग एंड डॉक्सिंग जो करते हैं, वो खुद इतना कम्बरसम प्रोसीजर है, और उसके बाद जब उसको पहन लिया जाता है तो डॉक्टर को
कई बार तो मतलब अंदर से दम इतना घुटने को होता है, सांस लेना दूभर होता है, और एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से वो पहन के चीख के भी अगर बात करता है तो बाहर हल्की बुदबुदाने की आवाज आती है। तो इतना ज्यादा वो एक हैवी उसको कोट को पहन के और अंदर से घुटन महसूस करके फिर भी डॉक्टर्स उन पेशेंट्स की केयर करते हैं। और उसके बाद हालांकि इसमें मैं कहना चाहूंगा कि ये स्वास्थ्य सेवाओं में कहीं अच्छा इसके अंदर लाया कि ऐसी स्थानों पर ड्यूटी डॉक्टर्स की जो रूटीनली 8 से 10 घंटे 12 घंटे होती थी उसको कम कर दिया गया। फिर भी उस आईसीयू जहाँ पे कोविड के पेशेंट है वहां पे इस तरह के डॉक्टर्स जो हमारे काम कर रहे हैं वो वाकई एक बड़ा जोखिम वाला काम और बड़ी हिम्मत वाला काम है। और उनको आपके माध्यम से मैं भी उनको सैल्यूट करना चाहूंगा, उनकी मेहनत को, जो ये उन पेशेंट्स को देखभाल में अपना योगदान दे रहे हैं। ये भी महत्वपूर्ण है कि ऐसे जगहों पर काम करने से सीधे तौर पर दिमागी तौर पर आदमी को थकान होगी ही होगी, और उसकी परिणति जो है, उसका अंत जो होता है वो अक्सर झगड़ों में हो जाता है। फिर झगड़ों के बाद और बात आगे बढ़ जाती, जैसे कि हिसार में हुआ या फिर रेवाड़ी में देखने को मिला, कैथल में देखने को मिला। जी, एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, मैं ये भी बताना चाहूंगा, वो 6 घंटे जब वो पहन लेते हैं शमशेर जी, उन 6 घंटों के दौरान ना वो आदमी पानी पी सकता है, ना वो टॉयलेट जा सकता है। आप इसको भी देखिए कि उनको, क्योंकि जब वो पूरा कवर एक बार पहन लेते हैं तो उसको किसी भी तरह से अगर उसको प्यास भी आ रही है तो वो बिल्कुल पानी भी नहीं पिएगा, और उसको अगर वॉशरूम जाना है तो वो वॉशरूम भी नहीं जा सकता। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने जो बात कही है, आपने जो बात कही है उसको लेकर हम भी एक बार अपील कर देते हैं कि डॉक्टर साहब को इस वक्त जो लोग सुन रहे हैं, खबर फास्ट के दर्शक जो देख रहे हैं, आप लोग समझिए कि किस प्रकार से डॉक्टर्स को इतने घंटे तक बिना खाए पिए वॉशरूम जाए बिना काम करना पड़ रहा है। और आपकी जो छोटी मोटी लापरवाहियां हैं, जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स का, सुरक्षा कर्मियों का सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो आप इनके तनाव को और ज्यादा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इनके काम में बाधा तो डाल ही रहे हैं, इसके साथ साथ तनाव को बढ़ा रहे हैं, और इस प्रकार का जो तनाव होता है उसके रिजल्ट बड़े खराब होते हैं। तो आपसे हम लगातार ये अपेक्षा कर रहे हैं, आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि डॉक्टर्स पुलिस कर्मियों के काम में प्रॉपर तरीके से आप सहयोग करें। वो जो काम कर रहे हैं इस वक्त वो वाकई में बहुत ज्यादा जो है चुनौतीपूर्ण काम है, और इस चुनौतीपूर्ण काम में आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो चिंताएं और बढ़ जाएंगी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर ब्रह्मदीप जी, आज लगातार चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि लगातार काम करते करते तनाव होना लाजमी बात है, वो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के लोग हों, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जो तनाव की स्थिति से गुजर रहे हैं वो डॉक्टर हैं, स्वास्थ्य कर्मी है, उसके साथ साथ सुरक्षा कर्मी हैं। कुछ ऐसे मामले सामने आए हरियाणा में पुलिस विभाग की तरफ से, पिछले कुछ रोज से 3-4 ऐसे मामले सामने आए जहां पर या तो किसी ने किसी की हत्या कर दिया, फिर खुद जो है वो अपने आप जो है फांसी पर झूल गया, या उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि वो कोरोना की वजह से तनाव में थे, लेकिन कुछ ना कुछ तनाव तो था, इसमें कोई दो राय नहीं है। डॉक्टर साहब जी ठीक कह रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जो तनाव है वो हमारी जीवन का अभिन्न अंग है। डॉक्टर्स को तो लगातार आदत ही होती है तनाव में काम करने की। मैं अगर कहूँ कि सर्जन जो है वो आम एक सर्जन 5 से 6 घंटे अगर सर्जरी करते हैं तो उस दौरान वो ना केवल खाने को रोके रखते हैं बल्कि पानी भी नहीं पीते हैं। लगातार 6-6 घंटे तक खड़े रहकर सर्जन सर्जरी करते हैं और वो उनके जीवन शैली का हिस्सा है। इसी प्रकार से सुरक्षा कर्मी भी है जो वो भी लगातार तनाव में रहते हैं और तनाव को झेलने की उन्हें आदत पड़ जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई इंसान एज पे होता है, जो एज पे है वो इंसान, उसको थोड़ा सा भी तनाव और जुड़ जाता है, चाहे वो कारण कुछ भी रहा हो, पारिवारिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, व्यवसायिक हो सकता है या मनोवैज्ञानिक कारण हो सकता है। वो जो किनारे पे है उसको जब ये स्थिति आ जाती है कि उससे ज्यादा तनाव वो नहीं झेल सकता, तो इस प्रकार के जो वाकये सामने आते हैं जिसके अंदर सुसाइड, होमिसाइड, एंगर, एग्रेशन, ये सब सामने आने लगते हैं। जी ठीक है डॉक्टर साहब, आपके पास आऊंगा, इनका समाधान को लेकर भी बात करेंगे। इस बीच हमारे साथ रविंद्र कुमार भी लगातार जुड़े हुए हैं, जो कि हिसार के इस पूरे प्रकरण को हैंडल कर रहे हैं। रविंद्र कुमार जी, डॉक्टर साहब जो 2 डॉक्टर हमारे पास से पैदल में जुड़े हुए हैं इस वक्त, उनका यही कहना है कि इस प्रकार के काम को करते करते बिल्कुल ऐसा हो जाना लाजमी है, लेकिन इस चीज से उभरने के लिए आप लोगों को कुछ गाइडलाइंस दी जाती होगी, आप लोगों को समझाया जाता होगा, आप लोगों को कुछ कोर्सेज कराए जाते होंगे, ट्रेनिंग दी जाती होगी, ऐसा होता है क्या प्रॉपर नियमित तौर पर? चलो, रविंद्र कुमार जी इस वक्त हमारे साथ नहीं है, फोन लाइन पर जुड़े हुए थे। मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछूंगा, ब्रह्मदीप जी, इस तरह के जो तनाव भरे जो माहौल में लोग काम करते हैं
उनके तनाव को जो कैसे पहचाना कैसे जाए, पहले तो उसके ऊपर हम ये बात करें कि कैसे उस चीज का पता चले कि इस वक्त जो है ये स्वास्थ्यकर्मी या ये पुलिसकर्मी पूरे तौर पर तनाव में है, उसके मेंटेलिटी को कैसे समझें? जी, बड़ा सटीक सवाल है आपका। कोई भी इंसान तनाव में है, उसको समझने के लिए तनाव के जो लक्षण हैं आमतौर से इस प्रकार से होते हैं कि उसकी नींद डिस्टर्ब रहने लगती है, उसको नींद पूरी करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। कुछ लोगों को अच्छी नींद लेने के लिए किसी न किसी दवाई का या हो सकता है कभी कभी अल्कोहल का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार के लक्षण होते हैं। इसके अलावा जल्दी गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ापन होने लगना और एक तरीके से कि सारा दिन एज पे रहना, इरिटेबल सा रहना, पसीना ज्यादा आना, हाथों में पसीना ज्यादा आना और एक जगह पे लगातार बैठ ना पाना, इस प्रकार के लक्षण होने लगते हैं। तनाव जिन लोगों को ज्यादा होता है, कुछ पेशे ही तनावग्रस्त हैं, उनके अंदर अगर ये तनाव और ज्यादा जुड़ जाता है तो उन्हें इसे झेलना मुश्किल होने लगता है। ये लक्षण इसके हैं डॉक्टर नरेश शर्मा जी। इस प्रकार के लक्षण जब सामने आते हैं तो लक्षणों की पहचान करना, उनको समझना बहुत आसान नहीं होता है और फिर जब हम देखते हैं कि जब पहचान में नहीं आते हैं, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं और वो जो उसके बाद रिजल्ट आते हैं वो रिजल्ट इतने ख़राब आते हैं कि उसके बाद हमें पछताना पड़ता है हमने जो काम कर दिया है या जो कदम हमने उठा दिया है। लेकिन मैं बात इस काम में मुझे ऐसा लगता है कि जो परिवार है उस परिवार को समझना पड़ेगा, डॉक्टर को समझना पड़ेगा, पुलिसकर्मी को समझना पड़ेगा। परिवार अगर नहीं समझेगा तो फिर हम किससे उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं? हमें लगातार दूसरे किसी आदमी से हम अपेक्षा नहीं कर सकते, लेकिन अगर परिवार ही ना समझे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? जी देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा शमशेर जी कि किसी भी वर्क प्लेस पे सबसे पहली बात होती है एटमॉस्फेयर। अगर वहाँ का एटमॉस्फेयर उस वर्कर के लिए, उस कर्मचारी के लिए कंफर्टेबल है तो वहाँ पे वो काम करते करते भी रिलैक्स हो सकता है। लेकिन अगर उसी एटमॉस्फेयर में उसको बार बार टारगेट किया जाएगा या उसको बार बार कुछ जैसे इंसल्ट किया जाएगा, अभी का जो दौर है मैं उससे रिलेट करके ये बताना चाहूंगा कि जैसे डॉक्टर्स की में अभी डॉक्टर ब्रह्मदीप जी बोल रहे थे कि वाकई डॉक्टर्स को, जैसे जो मेडिकल कॉलेज में हम डॉक्टर्स को 48 घंटे की ड्यूटी करने की आदत रहती है, तो और रूटीन के दिनों में भी, अभी मैं कोविड-19 की बात नहीं कर रहा, इससे पहले भी जो हमारे डॉक्टर्स है, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में या प्राइवेट क्षेत्र में, वो 24 घंटे की 36 घंटे की ड्यूटी आसानी से कर लेते हैं। लेकिन वो एनवायरनमेंट ऐसा रहता है कि जिसके अंदर आमतौर पे टारगेट या उनको ह्यूमिलेट नहीं किया जाता। पर आज जो घटनाएं हम देश पूरे राष्ट्र स्तर पर देख रहे हैं, कहीं महाराष्ट्र की घटना आती है, कहीं और घटनाएं आती हैं, तो वो जो एनवायरनमेंट है वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेट करने वाला रहता है कि एक तो परिवार अपने परिवार को दांव पर लगा के अपने शरीर की उसका ध्यान न रख के लोगों के लिए इलाज के लिए हम बाहर निकलते हैं, उसके बाद डॉक्टर्स को, स्वास्थ्य कर्मियों को ही टारगेट किया जाता है। और तो मैं ये कहूँगा कई तो और ऐसे न केवल ये जो घटनाएं इन स्थानों पे, कई दूसरे तरीकों से आप सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे कई देखते हैं कि जो अनावश्यक कुछ न कुछ भ्रामक चीजें डाल के कि कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं है, ये कोई षड्यंत्र है, इसमें कोई ये मिला हुआ है, वो मिला हुआ है, इस तरह के जो प्रचार करके जो मोरल को, डॉक्टर्स के, स्वास्थ्य कर्मियों के मोरल को डाउन करता है, ये भी एक उनको नुकसान करता है। अदरवाइज काम करने से थकावट नहीं, काम का एटमॉस्फेयर जो जिस तरह का आजकल बना हुआ है कि अप्रिशिएट करने की बजाय उल्टा उनको टारगेट करना, ह्यूमिलेट करना, ये और ज्यादा नुकसानदायक रहता है। दूसरी चीज जो बात इसकी आती है कि जैसे परिवार ने कही, निसंदेह परिवार का रोल, क्योंकि इंसान जब काम से वापस अपने घर में आता है तो वो उसके लिए एक कंफर्टेबल प्लेस माना जाता है हर तरीके से, कि जिसमें उसको पूरी तरह न केवल फिजिकल तौर पे बल्कि मानसिक तौर पे भी रिलैक्सेशन मिलता है। अगर वहाँ पे फैमिली मेंबर उसके साथ ठीक से कोप अप करते हैं, ठीक से कोऑपरेट करते हैं, तो वो वहाँ पे रिलैक्स फील कर सकता है। अदरवाइज वर्क प्लेस से थका हुआ आदमी वापस ऐसे माहौल में आता है कि वहाँ पे भी उसको उसके साथ कंफर्ट नहीं, उसको कंफर्ट जोन में नहीं वो अपने आप को महसूस करता, तो तनाव और ज्यादा माउंट करता है। बिल्कुल, और ज्यादा बढ़ जाता है। रविंद्र कुमार हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। रविंद्र कुमार जी, आपसे मैं जानना चाह रहा था कि आप लोगों की ट्रेनिंग की बात मैं करूं, आप लोगों को किस प्रकार से तैयार किया जाता है? हालांकि ये सभी जानते हैं कि वर्दी की ड्यूटी 24 घंटे 7 दिन होती है
और कभी भी उनको इस काम के लिए जो है बुलाया जा सकता है। अभी जो हालात है वो वैसे ही हालात हैं। ऐसे हालात से निपटने के लिए आप लोगों को दिमागी तौर पर कैसे तंदुरुस्त किया जाता है रविंद्र कुमार जी? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं, ड्यूटी करते हैं बढ़िया, दिमागी तौर पर कराते हैं, फिजिकल प्रैक्टिस होती है, बढ़िया डाइट खा रहे हैं, ठीक है, ऐसी तो कोई बात नहीं जी। नहीं, कुछ लोग जो एक जिस तरह से काम कर देते हैं, ऐसा कदम उठा लेते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं तो कमी तो है, वो कमजोरी तो है। चाहे वो शराब पीने लग जाएं, चाहे वो नशे की गोलियां खाना शुरू कर दें, तो ऐसे ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं। आदमी का जी अपना अपना दिमाग होता है जी, कईयों का दिमाग है जो इसने किया घटना कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बाहर। चलिए रविंद्र कुमार जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी जी, बताइए। ये कह रहा हूँ, मतलब देखो, ये जो घटना हुई बहुत बुरी घटना है जी। उसने दोनों मियां बीवी की आपसी भी नहीं बनती थी, झगड़ा पहले झगड़ा होता था उनका, और अब झगड़ा हुआ, अब झगड़ा होता रहा सारी रात, तो झगड़ा ज्यादा बढ़ गया, उसने गुस्से में बस वो ज्यादा चोट मार दी तो मर गई जी बस। आप लोग जो अपने परिवार से दूर रहते हैं, उसमें देखा यह गया है कि जो एकल परिवार हो जाते हैं अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, और अगर बड़े बुजुर्ग आप लोगों के पास नहीं होते हैं, तो ऐसे हालात में ये हो जाता है कि आप लोगों के बीच में बीच बचाव करने वाला कोई नहीं होता। वर्दी, चाहे वो मैं किसी भी कर्मचारी की बात करूं, ऐसे में आप लोगों को इस चीज की जरूरत तो महसूस होती होगी। अगर घर में बड़े बुजुर्ग रहें तो बीच बचाव वो लोग कर सकते हैं, और ऐसे मामलों से कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कमी हम देख सकते हैं। ना बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सच है। जब हमारे पास हमारे माता पिता रहेंगे, बड़े हैं, तो उस बात का हम थोड़ा उनको शर्म भी करेंगे, थोड़ा बैज भी होता है उनका, इस बात का फर्क है जी। अब दोनों मियाँ भी साथ रह रहे हैं, हम छोटा बच्चा है, तो बात होगी तो हमें कोई समझानिया, कुछ सिखानिया, कुछ बतानिया नहीं है, इस बात का फर्क तो होता है जी, बड़े बुजुर्गों का फर्क तो है जी पूरा जी। अब रविंद्र कुमार जी, आप लोगों पर काम का कितना प्रेशर है इस वक्त कितना प्रेशर आपका काम का आपके ऊपर? काम तो जैसे जी कर रहे हैं ड्यूटियां, सुबह भी रात को ड्यूटियां कर रहे हैं जी, ड्यूटी तो करते हैं, ड्यूटी का तो है ही बहुत। पहले के मुकाबले कितना ज्यादा? पहले अगर मान लेते हैं 50% दबाव था, तो अब कितना हो गया? 70, 80, 90, 100 कितना हो गया? 70 है जी, अब है ड्यूटियां फालतू सर। हाँ, अब तो सारा दिन सर रोड पे रह रहे हैं सर, पूरा दिन रोड पे लोगों को आप लोग एहतियात के तौर पर क्या करते हैं? इस वक्त हमारे साथ 2 डॉक्टर जुड़े हुए हैं, अगर आप कुछ उसमें कमी नजर आती है तो आपको कुछ अपनी तरफ से गाइड भी कर सकते हैं। आप लोग जो एहतियात के तौर पर कुछ कदम उठाते हैं, मास्क लगाते हैं, चाहे आप ग्लव्स पहनते हैं या नहीं पहनते हैं, इन चीजों को लेकर कितने सावधान है आप लोग? कहाँ कमी नजर आती है, उसको लेकर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। नहीं बिल्कुल जी, हमारे जो ऑफिसर्स ने सैनिटाइज और मास्क और मतलब ग्लव्स वगैरह सब दे रखे मिले हुए हमें जी। बिल्कुल हम सर बिल्कुल लगाए होते हैं, हम जब नाश्ता खड़े हैं, गश्त कर रहे हैं, तो सैनिटाइज भी हमारे पास होता है, उसके अलावा हमारे पास ग्लव्स और मास्क सभी होता है, जिसके बाद सब होता है हमारे पास जी। लोगों के सहयोग की बात भी कर लो। देखिए, परिवार के सहयोग की बात हम कर रहे हैं, वो जरूरी है, लेकिन लोग कितना कोऑपरेट आपको करते हैं? जो लोग नाके से गुजरते हैं, उन लोगों से आपको अभी जो समस्याएं सामने आ रही हैं, वो पहले से कुछ कम हुई हैं या ज्यादा हुई हैं? पहले से तो ऐसी बात ठीक कहता हूँ जी, कुछ एक लोग तो हैं कोऑपरेट करते हैं, बहुत सभ्य लोग हैं, कुछ एक साथी सिस्टम है जी, वो हमारा घूमते हैं, उनको त्राण भी कर रहे हैं, उनको रोक भी रहे हैं, समझा रहे हैं उनको, रोक भी रहे हैं। पहले से ये मामले घटे हैं कि बढ़े हैं? मतलब पहले जैसे शुरुआत में हम देखें तो ऐसे तंग करने वाले लोग ज्यादा थे, या अब ज्यादा है? पहले ज्यादा थे, अब ज्यादा है जी, अब ज्यादा है। चलिए, पहले थे थोड़ा बैठा लोगों में, अब कई दिन हुए लॉकडाउन के दौरान थोड़ा लोगों का थोड़ा बैठ निकला है। उसके बाद हम चलान कर रहे हैं, लोगों को टोक रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया रविंद्र कुमार जी। है ना जी, ठीक है, और क्राइम कम हो गया, लूट डकैती चोरी ये कम हो गई है, चलो ये ठीक है जी, लूट डकैती चोरी कम हो रही है जी। खैर, ये तो प्लस पॉइंट है, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि आप लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, वो वाकई में बहुत ज्यादा तनाव का काम है, लगातार काम करते हैं। पहले के मुकाबले 20 से 25% आपके ऊपर बोझ बढ़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र कुमार से हम बात कर रहे थे। डॉक्टर ब्रह्मदीप जी, तनाव तो जरूर बढ़ा है पुलिस कर्मियों को, जैसे आपने भी सुना, पुलिसकर्मी रविंद्र कुमार बात कर रहे थे, उस मामले से जुड़े हुए हैं जहां पर एक घटना घटित होती है हिसार में कि एक पुलिसकर्मी अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। उसके बाद खुद फोन करके वो उस पुलिस को सच बताते भी हैं, आगाह करते हैं, कि सूचना देते हैं कि मैंने ऐसा ऐसा कदम उठा लिया है। हालांकि उस वक्त वो शराब के नशे में थे। जी मैं कहना चाहूंगा, इस स्पेसिफिक केस में ना बोलकर मैं जनरल बताता हूं कि तनाव की जो बात है, तनाव के अंदर गुस्सा बढ़ जाता है, और कभी कभी तनाव एक्सप्रेस
हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने मन की भावनाओं को, उस वजह से तनाव की वजह से जो कुंठा होने लगती है, उसकी वजह से भी इस प्रकार के वाकया सामने आते हैं। और जैसे मैं आपको बोल रहा था कि प्रोफेशनली लगातार स्ट्रेस में तो रहते ही हैं सुरक्षाकर्मी, और साथ के अंदर लोगों को रोकने का भी ये काम उनके ऊपर आ गया। वैसे तो लॉकडाउन की स्थिति के अंदर अगर समाज के सब लोग खुद कोऑपरेट करें, खुद घर पर रहें, कोई बाहर ना ही निकले, तो ये पुलिस को किसी को रोकने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। लेकिन जिसको रोक रहे हैं उसी के फायदे के लिए उनको सख्ती करनी पड़ती है, और बहुत से लोग उसके अंदर कोऑपरेट नहीं करते हैं। तो जब कोऑपरेट नहीं करते हैं तो उनको खुद को बुरा भी लगता है, वो पूरा दिन तनाव रहता है इस वजह का, और साथ के अंदर उनके जो उच्च अधिकारी हैं उनकी तरफ से भी रहता है कि ऐसा कैसे हो गया, उनकी तरफ से सवाल जवाब रहते ही है, क्योंकि उन्होंने अपना डिसिप्लिन अलग तरीके से मेंटेन रखना है। और कभी कभी इंटर डिपार्टमेंटल झड़प भी हो जाती है, एक डिपार्टमेंट कहता है कि जी मैं सही कर रहा हूँ, दूसरा कह रहा है मैं गलत कर रहा हूँ। इस प्रकार की भावनाएं बीच में आ जाती हैं, उसकी वजह से कभी कभी मोरल डाउन हो जाता है। तो सबसे जरूरी है कि कोई भी कर्मी, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो, पुलिस कर्मी हो, या इवन अलग अलग विभाग के मीडिया के ही भाई हो, हमारे स्वच्छता के सेनानी हो, सब लोगों के अंदर जरूरी है कि अपना मोरल आप रखें, मनोबल बनाए रखें। ये एक स्थिति है जो कुछ समय चलने वाली है। जैसे ही स्थिति खत्म हो जाएगी हम सब लोग रूटीन में उसी सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। तब तक के लिए अगर हम इसे एक परिस्थिति सोचकर हैंडल करेंगे तो आसान हो जाएगा। आज का दिन, जो आज का चैलेंज है उसे हैंडल करें, और ये ना सोचें कि आज हम हार गए, ये कोई बहुत बड़ी बात हो गई। इसको जब एकदम से कोई अपने ऊपर ले लेता है कि ऐसा कैसे हो गया, मुझे किसी ने ऐसा कैसे बोल दिया, तब ये एग्रेशन वाले जो लक्षण सामने आते हैं उससे इस तरह के नुकसान होते हैं। और दूसरा, मैं सभी लोगों को ये निवेदन करना चाहूंगा कि जो लोग लॉकडाउन में हैं वो अपना रोज का एक रूटीन बनाएं, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे, शहर बंद हो गई है, लोगों से मिलना जुलना बंद हो गया है। हो सकता है फोन पे तो बात हो रही है, लेकिन मिलना जुलना कम हो गया है। उस दौरान अगर हम घर के अंदर ही हैं तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना, योग करना, प्राणायाम करना, अपनी डाइट को सिंपल रखना। क्योंकि डाइट को हम घर बैठे नए नए व्यंजन बना रहे हैं और खा रहे हैं, लेकिन हम उन्हें हजम नहीं कर पा रहे। इस वजह से बहुत से लोगों का वजन बढ़ रहा है। और खासतौर से जो पुलिस की बात करें तो पुलिस के विभाग के लोग पूरा दिन काम करके घर आए, या स्वास्थ्य कर्मी भी घर आए, तो घर आकर एक बार जरूर गर्म या ठंडा पानी, जैसा भी उन्हें ठीक लगता है, उससे नहा लें, और उसके बाद अपने परिवार के साथ में कुछ समय व्यतीत करें, जिसमें वो प्रोफेशन से रिलेटेड बात ना करें, नॉर्मल बातें करें। साथ के अंदर कुछ देर जिस भी आप तरीके से पूजा करते हैं वो पूजा जरूर करें, और उसके बाद में कुछ देर रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करें, और फिर उसके बाद अपना भोजन ग्रहण करें। अगर ये जीवन शैली का हिस्सा बना लेते हैं तो शायद तनाव को हैंडल करना आसान हो जाएगा। अच्छा, मैं डॉक्टर नरेश जी से पूछना चाहूंगा, हम देखते हैं कि जब हम परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठते हैं, लेकिन बच्चों की बड़ी भूमिका होती है इसमें। अगर हम मान लो किसी वजह से तनाव में हैं, कोई चिंता हमारे दिमाग पर हावी है, काम का बोझ ज्यादा हो गया है, तो या तो बड़े बुजुर्गों के पास बैठें या छोटे बच्चों के साथ अपने आप को थोड़ा सा हम इन्वॉल्व कर लें, तो परिस्थितियां बदल सकती हैं। जी, देखिए ये टोटल क्या है कि आप जिस सर्कल में बैठेंगे वहाँ उनके जैसा जो मनुष्य अवस्था है आपकी उसके अनुरूप हो जाती है। बच्चों में बैठेंगे आप, बच्चों के अनुरूप हो जाएगी। आप जो एक कॉन्शियस माइंड है जो आप अपने आप का आप प्रोफाइल में लेके घूमते हैं, जिस उस प्रोफाइल में आपके साथ चाहे वो प्रोफेशनल आपका स्ट्रेस है चाहे और स्ट्रेस है, वो जब आप अपने एज ग्रुप से ऊपर या नीचे जाते हैं तो वो प्रोफाइल आपका बदल जाता है, मेंटल प्रोफाइल बदल जाता है। बच्चों में जाते हैं तो आप बच्चों के जैसी सोच और उनके साथ इन्वॉल्व होके बच्चों जैसे हो जाते हैं, तो नेचुरली एक स्ट्रेस आपका कम हो जाता है। रही बात बड़ों की, तो जब हम बड़ों बुजुर्गों में जाते हैं तो क्योंकि चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो या हमारे चाचा ताया इस टाइप के लोग हों, तो वहां पे हम बच्चे बन जाते हैं, तो वहां पे भी हमारा प्रोफाइल चेंज हो जाता है। तो इसलिए ये दोनों एज ग्रुप्स में, कहने का मतलब अपनी उम्र से बाहर निकल के दोनों तरफ अगर हम जाते हैं तो वहां पे आपका मेंटल प्रोफाइल चेंज हो जाता है, और उस मेंटल प्रोफाइल के साथ आपका स्ट्रेस भी अपने आप खत्म हो जाता है, चाहे वो प्रोफेशनल स्ट्रेस है या और प्रकार का आपका स्ट्रेस या एंजाइटी है। अच्छा, ये तो हमने घर की बात की। वर्क प्लेस की अगर बात करें
तो वहां पर भी कुछ ऐसे सकारात्मक ऊर्जा वाले, पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग होते हैं जिनके साथ बात करके या काम करके अपने सीनियर के साथ अपने दुख दर्द को बयां करने से भी बहुत सी चीजें हल्की हो जाती हैं। जी नहीं, बिल्कुल। इसमें जैसे अभी डॉक्टर ब्रह्मदीप बता ही रहे थे कि आप घर पे आप आए तो अपने परिवारजनों के साथ रहें, उसी तरह आप जहाँ पे आप काम करते हैं तो अपने वर्क प्लेस पे भी जो आपके साथ अच्छा बेटर ट्यून्ड है, कि कहने का मतलब बहुत लंबे टाइम के साथ आपके साथ काम कर रहे हैं और उनको आपको बोलने की बजाय वो आपके साइन लैंग्वेज को ही समझते हैं, कहने का मतलब आपके इशारों से ही आपकी बातों को समझ लेते हैं, तो ऐसे लोगों को अपने नजदीक टीम में रखें, ताकि आप वहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं या कोई वर्क उसके लिए एडवाइस कर रहे हैं तो वो आसानी से उसको एकदम से वो इम्प्लीमेंट करने में आपकी मदद करते हैं। क्योंकि क्या है कि अगर किसी अनजान व्यक्ति या नए स्टाफ को या आपका हेल्प जो एसोसिएट है उसको आप बात करेंगे, वो नहीं समझेगा तो उससे झल्लाहट बढ़ती है, इरिटेशन बढ़ता है। तो दूसरी बात, आप वर्क प्लेस पर बार बार पानी पिएं, क्योंकि वैसे भी ये चेंज ऑफ सीजन है और दूसरा इस वायरस के प्रति वैसे भी बोला गया है कि गर्म पानी, और दिन में मैं कहूंगा 10-12 गिलास पानी पिए, कम से कम 12-14 गिलास पानी पिए। तो वर्क प्लेस पे भी आप वाटर बोतल अपनी कैरी करें और बार बार पानी सिप करें। तीसरी चीज ये है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, कि अगर आप ओपीडी में बैठे हैं या और कहीं हैं तो आपके पास से कम 2 मीटर के डिस्टेंस पे आप अपना पेशेंट्स को या उनको अटेंडेंट्स को बैठने का स्थान दें। और आप स्वयं तो मास्क पहने ही पहने, और साथ में एक फेस शील्ड करके कवर आता है जिसमें आईज, नोज और माउथ तीनों कवर हो जाते हैं, वो पहने। और सामने पेशेंट या अटेंडेंट्स को, किसी को भी अगर वो आता है बाई चांस अगर वो मास्क नहीं भी लगाया हुआ उसने, तो उसको इंस्ट्रक्ट करें कि वो मास्क लगाए। इसके अलावा आप दिन के टाइम वर्किंग प्लेस पे आप भोजन की बजाय हल्के लाइट स्नैक्स लें, जिसके अंदर फ्रूट आप ले सकते हैं सैलेड्स के तौर पे, या हल्का केवल आप कर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खाना लाइट रखें, पीने का लिक्विड बार बार रखें, और अपने साथ जिनका फ्रीक्वेंसी मैच करती है, जो आपको समझते हैं, उन लोगों को सर्कल अपने नजदीक ग्रुप में ज्यादा रखें। इस तरह की सावधानियां कर सकते हैं। पीने को लेकर डॉक्टर ब्रह्मदीप, हम देखते हैं कि लोग अक्सर ये कहते हैं, हमने सुना भी है कि अगर हम शराब का सेवन कर लेते हैं तो चिंता, तनाव थोड़ा कम हो जाता है। क्या ऐसी चीजें वाकई में तनाव को घटाती हैं या फिर वो और ज्यादा फसाद की जड़ बन जाती हैं? जी, मैं कहना चाहूंगा जो तनाव है, शराब की जो जहाँ तक बात है या तनाव की जहाँ तक बात है, मैं कहना चाहूंगा ये सवाल अमूमन पूछा ही जाता है। और तनाव को झेलने के या तनाव को हैंडल करने के 2 तरीके हो सकते हैं, एक व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, जो अच्छे तरीके या बुरे तरीके। शराब भी एक तरीका है और उसके अलावा स्मोकिंग करके भी लोग तनाव को हैंडल करते हैं। लेकिन दोनों ही तरीके कुछ समय के लिए आपके तनाव को कम कर देते हैं, क्योंकि आपकी ब्रेन की कैपेसिटी एक बार के लिए बढ़ जाती है स्मोकिंग करने से कुछ समय के लिए। उसके बाद में आपका ध्यान हट जाता है उस चीज से जिस पे आप बात कर रहे थे। और ऐसे ही अल्कोहल का भी आपको थोड़ा सेडेटिव के तौर पे काम करती है, उस चीज से आप ध्यान हटा पाते हैं। लेकिन अगर हम असली तनाव की बात करें, जो रोज अमूमन का और रोज के जिंदगी के अंदर तनाव है, उसके लिए अल्कोहल और स्मोकिंग या कोई भी नशा एक कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। और साथ के अंदर ये भी कहना चाहूंगा कि हम सब लोग जानते ही हैं अल्कोहल की वजह से जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। अगर तनाव टेम्परेरी है तो कोई बात नहीं, अल्कोहल भी टेम्परेरी है। लेकिन अगर तनाव लगातार है और वो किसके पेशे की वजह से है या किसी और ऐसे रेगुलर कारण की वजह से है, तो उसे रेगुलर अल्कोहल लेनी पड़ेगी। और धीरे धीरे करके वो अल्कोहल आदत का हिस्सा बन जाती है। लीवर और ब्रेन के ऊपर जो इफेक्ट्स आते हैं वो हम सब लोग जानते ही हैं। तो मैं जनरली रिकमेंड नहीं करता किसी को भी, अगर अल्कोहल लेनी भी है, इट शुड नॉट बी मोर देन 2 times इन ए वीक। हफ्ते में 2 दिन से ज्यादा अगर अल्कोहल का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी तनाव को दूर करने के लिए कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और वो भी फिर क्वांटिटी फिक्स हो, ये नहीं कि हम पूरी हाफ बोतल ही तनाव को दूर करने के लिए ले रहे हैं। साथ के अंदर ये भी कहना चाहूंगा, कभी कभी अल्कोहल की वजह से हम डिसइनिबिटेड हो जाते हैं और उस डिसइनिबिशन के अंदर गुस्सा ज्यादा करने बैठते हैं। और जो अंदर का गुस्सा है, अगर वो गुस्से के रूप को अल्कोहल भी मिल जाती है तो वो गुस्सा बढ़ भी सकता है। तो ये डाइसी सिचुएशन है, कम भी करती है अल्कोहल तनाव को कुछ समय के लिए, लेकिन कभी कभी बढ़ा भी सकती है या गुस्से को जरूर बढ़ा सकती है। जी डॉक्टर नरेश शर्मा जी, वर्क प्लेस के ऊपर कुछ ऐसी एक्सरसाइज की बात करें, वो कुछ तैयारियां होती हैं या नहीं होती हैं, या ऐसा होना चाहिए
कि अगर काम का दबाव ज्यादा है, 12, 16, 17, 18 घंटे हम काम करते हैं और उसके बाद भी 24 घंटे अस्पताल में रहना पड़ता है, तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह होती हैं, करवाई जाती हैं, या अभी उसके ऊपर काम किया जाना? इंडिया की बात करें तो अगर दूसरे देशों के मुकाबले भारत की बात करें तो वहाँ कितना अंतर आप देखते हैं? देखिए, अभी की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे इंडिया में कोई किसी भी चाहे सरकारी गैर सरकारी कहीं भी किसी हॉस्पिटल में संस्थान में ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि वर्क प्लेस पे बीच बीच में कोई ऐसा सेशन हो कि जिसके अंदर रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस का कोई सुविधा है। पर देखिए, निसंदेह अगर लॉन्ग ड्यूटी आवर्स हैं, स्पेशली मैं बोलूंगा कि जैसे मेडिकल कॉलेजेस वगैरह हैं जहाँ पे रेजिडेंट डॉक्टर्स को 24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, तो ऐसे वर्क प्लेसेस पे जरूर इस तरह का प्रोविजन होना चाहिए कि उनको एटलीस्ट, मैं एंटरटेनमेंट की तो बात या रिलैक्सेशन की बात तो बाद में है, मैं कहूँगा कि उनको एक प्रॉपर रेस्ट करने का मिल जाए और खाने की प्रॉपर हाइजेनिक सुविधा हो जाए। शमशेर जी, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि एक बहुत पहले एक चैनल के माध्यम से ये सर्वे किया गया था कि पीजी हॉस्पिटल्स में जो रेजिडेंट डॉक्टर्स रहते हैं उनके हॉस्पिटल की कैसी सुविधाएं वहाँ पे हर क्या अवस्था में रहते हैं। तो इसीलिए मैं ये जो रिलैक्सेशन और उसकी बजाय पहला प्राइमरी काम तो जो हमें इंडिया में अपने हॉस्पिटल्स में मेडिकल कॉलेजेस में करना चाहिए, वो वहाँ पे जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जो जिसके ऊपर इस तरह का स्ट्रेस का सबसे मैक्सिमम ब्रंट आता है, मतलब वो इस कतार में सबसे आगे खड़े होते हैं जिनके ऊपर मैक्सिमम स्ट्रेस या मैक्सिमम वर्क लोड आता है, तो उनकी सुविधा कम से कम इतनी हो जाए कि जब वो अपने वर्क प्लेस से लंबे अंतराल की ड्यूटी करते हैं तो उनको खाने की साफ सुविधा मिले और रेस्ट करने का बीच में इंटरवल जो मिलता है उसमें प्रॉपर प्लेस उनको रेस्ट करने का मिले। हाँ, अगर इससे आगे हम कुछ कर पाए तो जरूर कोई ना कोई योगा एक्सरसाइजेज या और इस तरह का कोई वहाँ पे अगर ट्यूटर वहाँ व्यवस्था हो तो निसंदेह ये काम के अंदर भी इसमें एफिशिएंसी का इजाफा होगा और स्वास्थ्य कर्मी को भी उसको फिजिकली या मेंटली उसका स्ट्रेस कम होगा। डॉक्टर ब्रह्मदीप जी, दिमागी तौर पर हम दुरुस्त रहें उसके लिए कुछ है, बना है इंडिया में? आप लोग जब ट्रीटमेंट देते हो ऐसे लोगों को तो क्या सुझाव देते हो कि क्या करें अपने दिमाग को बिल्कुल बेहतर, क्योंकि जैसे शरीर को साफ रखना जरूरी है उसी तरह से दिमाग को भी साफ रखना बहुत जरूरी है, तो उन लोगों को क्या सुझाव देते हो? छोटे छोटे कोई ऐसे सुझाव जो फटाक से उनके पास पहुंचे और जैसे फटाक से उस पर असर करें तुरंत। जी, मैं कहना चाहूंगा कि जो सबसे अच्छा तरीका है रिलैक्सेशन का, जो हम सब लोग रोज करते हैं, वो है स्लीप, कि हम अच्छी नींद ले लें। अगर दिन का समय है, अगर लगता है हम बहुत तनाव के अंदर है, क्विकली पावर नैप ले सकते हैं आधा घंटा 1 घंटे के लिए, जिससे आप रिलैक्स कर सकते हैं। दूसरा, अपने मन की बात को तुरंत शेयर कर लेना, वो भी सही जगह पर। ये नहीं कि हमने किसी ऐसी जगह पे शेयर कर लिया जिससे वो एक हास्य का पात्र बन गई। और साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि अपने माहौल को अगर हम सौहार्दपूर्वक बना के रखें, जैसे कि आमतौर से ऐसे जो समस्याएं आती हैं वो जब आती हैं जब हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जो हर इंसान को जरूरी लगती हैं, जिसके अंदर उसे अपनी खुद की सेफ्टी, सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट, जब हम और लोगों को सेफ और सिक्योर रखेंगे, दूसरे को आदर देंगे, तो अमूमन दूसरा भी हमें उतना ही आदर दे रहा होता है और उसकी वजह से वो जो माहौल सौहार्दपूर्वक रहता है उसमें तनाव झेलना आसान हो जाता है। उसी तनाव को अगर हम 3 दोस्तों में बांट लेते हैं तो शायद 1/3 हो जाता है और ये वो दोस्त भी आपके साथ में वापस बांट सकते हैं। तो इस प्रकार का हम दोस्ताना माहौल बना के रखें अपने कार्य क्षेत्र में भी, अपने परिवार के माहौल में भी, और जितनी अगर आप सड़क में भी पार कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि हम किसी को गालियां बकते हुए जाएं। कोई अगर रास्ता मांग रहा है तो हो सकता है उसे रास्ता पहले देने में भी छोटी सी आपको संतुष्टि मिल सकती है और इससे जो सौहार्दपूर्वक माहौल दूसरा भी आपको आगे रास्ता देगा। और यही कहना चाहूंगा, एंगर जो है उसका एक प्रिंसिपल है कि अगर हमें ये पता हो कि एंगर कहाँ पे करना है, कब करना है, कितना करना है, किसके ऊपर करना है और आखिरी में क्यों करना है, अगर ये 5 सवालों का जवाब क्लियर हो जाता है तो ठीक है, आप गुस्सा जरूर करें। लेकिन अगर इन 5 का सवालों का जवाब नहीं मिल पाता है कि क्या करना जरूरी है या नहीं, तो अपने गुस्से को कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर देना भी तनाव को झेलने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। रेगुलर एक्सरसाइज भी एक तरीका हो सकता है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक होती है, वो मैं अमूमन लोगों को बताता हूँ।
संगीत यही है कितना कि प्रभाव नींद छोड़ता है? शुरू करें। संगीत दिमाग के ऊपर कितना प्रभाव छोड़ता है? अगर मान लो अपनी पसंद का हम कोई गाना सुन रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा जो वाकई में संगीतमय माहौल बनाने में कारगर साबित होता है, तो वो कितना असर छोड़ता है हमारे दिमाग को रिलैक्स करने बहुत अच्छा असर छोड़ता है जी, बहुत अच्छा असर छोड़ता है। खास तौर से वो म्यूजिक जो कि सूदिंग है, रॉक म्यूजिक या हार्ड म्यूजिक की मैं नहीं बात कर रहा, मैं वो म्यूजिक कह रहा हूँ जो हमें सॉफ्ट लगे, जो दिल को छुए, मन को रिलैक्स कर पाए, उस म्यूजिक को सुनना बहुत आमतौर से फायदेमंद रहता है। और ऐसे भी केसेस है जिन्हें म्यूजिक थेरेपी के साथ ही डिप्रेशन से बाहर निकालने में भी मदद मिली है। तो म्यूजिक तो एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिसके माध्यम से, और साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि म्यूजिक को प्ले करना भी एक बहुत अच्छा तरीका है, ना केवल सुनना। अगर हम कैपेबल हैं कोई इंस्ट्रूमेंट को बजाने में या गाने में, वो भी एक टेक्निक है रिलैक्सेशन की। आजकल तो सबके पास मोबाइल है, मोबाइल की व्यवस्था है, लेकिन सुनने के लिए वक्त नहीं है। तो ऐसा वक्त निकालने के लिए अस्पतालों में भी कोई व्यवस्था होती है क्या, या करवाई जानी चाहिए? क्योंकि सब इकट्ठा बैठ करके 5 लोग 4 लोग बैठ के गप्पे भी मार सकते हैं थोड़े समय के लिए, और तो संगीत भी सुन सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें अंताक्षरी वगैरह हो जाती है जब वक्त मिलता है तो। और आजकल हम देख ही रहे हैं कि बहुत से डॉक्टर जो है काम करते करते गीत बहुत से सुंदर बढ़िया मधुर आवाज में, अच्छी ऐसी आवाज में गीत गा रहे हैं कि जैसे बड़े कलाकार गीत गा रहे हो काम करते करते। कोई हर्ज नहीं है जी अगर ऐसा किया जा सके। बाकी तो आज के समय तो मेडिकल साइंस आज जो लड़ रही है वो बीमारियों से लड़ रही है, बीमारी के बचाव से लड़ रही है, लेकिन जो अलाइड मेथड्स हैं वो भी बहुत जरूरी है। खास तौर से साइकेट्री के अंदर, मनोचिकित्सा के अंदर इन सब का लाभ लिया जाता है। खान पान में बदलाव, जीवन शैली में बदलाव, म्यूजिक, योग, प्राणायाम, ध्यान, ये सब भी एक अलग अलग महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं हमारे ट्रीटमेंट के अंदर। तो और इनका अपना अपना रोल है, और इनको जोड़कर ही हम कह सकते हैं कि कोई भी इंसान संपूर्णतया तनाव मुक्त हो सकता है। डॉक्टर नरेश जी, आपसे पूछेंगे, देखिए वर्क फोर्स की जहाँ तक बात आती है, टीम वर्क की बात आती है, या फिर जितने भी लोग इस काम में लगे हुए हैं उनकी संख्या की मैं बात कर लूँ, बहुत ज़्यादा नहीं है। हिंदुस्तान में डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, हज़ारों लोगों पर एक डॉक्टर है। तो ऐसे में अगर सही से प्रॉपर तरीके से डॉक्टर्स की भर्तियां की जाएं, काम बांटने वाले हो जाएं, हमें आराम मिल जाए, तो इस तनाव को बिल्कुल खत्म किया जा सकता है। ऐसा भी पॉसिबल है? जी बिल्कुल। देखिए हालांकि अभी जो विषय है कोरोना वायरस का है, जिसके सामने पूरा देश न केवल हेल्थ वर्कर बल्कि सब लोग इस महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़े हुए हैं, पर वाकई हमारे हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर कुछ बदलाव की जरूरत है। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये रहती है कि हमारे जो ज्यादातर हमारी जो पॉपुलेशन है, रूरल पॉपुलेशन है, आज भी 60-70% के बीच में गांव में रहती है। तो वहाँ की जो व्यवस्था है, या छोटे टाउन्स में रहती है, तो वहाँ की जो व्यवस्था ये है कि वहाँ पे उनको बेसिक एम्यूनिटीज का भी ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। उनको कहने का मतलब जो मुख्य 10 बीमारियां हैं जैसे मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, डायरिया, इनकी भी उनको सुविधा नहीं हो पाती, और वो रश एकदम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में या बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रहता है। तो ये जो व्यवस्था है प्राइमरी लेवल पे, फिर प्राइमरी से आगे रेफरल सेंटर पे, फिर आगे डिस्ट्रिक्ट पे, तो इसको दुरुस्त करने की जरूरत है, वहां पे इनकी प्रॉपर व्यवस्था हो। और दूसरी बात, जैसे आज प्राइवेट सेक्टर आज बात करें, बड़े बड़े हॉस्पिटल कॉर्पोरेट आगे हैं, उस स्तर पे जो सरकारी संस्थान है उनको भी आगे और प्रोत्साहन देना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। अब एम्स को बढ़ाने की बात की, 10 एम्स बनने थे, उसके बाद और आगे बढ़ाने थे। तो इस तरह के अच्छे इंस्टीट्यूट्स की जरूरत है जहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर्स की सुविधा सरकारी क्षेत्र में भी हो। तो इन चीजों पे काम करने की जरूरत है। और जैसे इस महामारी से निकलते हैं, देखिए इसके ऊपर हम, क्योंकि मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का हिस्सा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट हूँ हरियाणा स्टेट का, तो हम बार बार सरकार से इस चीज में सजेशन देते रहते हैं, तो आगे भी देते रहेंगे, देखते हैं। बिल्कुल। आप दोनों से छोटा छोटा एक सवाल, जीवन संगिनी का जिक्र मैं करूंगा, वाइफ का जिक्र करूंगा, क्योंकि वो अगर साथ है तो फिर किसी से हम लड़ सकते हैं, और इस तनाव भरे माहौल में अगर वो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रही हैं, तो सारे दुख, सारी तकलीफ, सारा तनाव दूर हो सकता है। इसको लेकर आप लोगों की कमेंट में जानना चाहूंगा। डॉक्टर ब्रह्मदीप, आपसे पूछूंगा मैं, जीवन संगिनी का सहयोग बहुत ज्यादा इस वक्त जरूरत उसकी है, खासकर अस्पताल में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को, डॉक्टर्स को और पुलिस कर्मियों को।
बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। जीवन संगिनी का जो रोल है वो काफी ज्यादा है। आप पूरा दिन अगर थक के जाते हैं और घर पे जाने के बाद में आपसे सिर्फ 10 मिनट प्यार से बात कर ली जाती है तो शायद वो तनाव कम होने लगता है। उसमें जीवन संगिनी का भी रोल है और परिवार के माहौल का भी रोल है। लेकिन उससे विपरीत स्थिति देखिए, आप जाएं और जाने के बाद में आपका जीवन साथी आपको ये बताए, पति और पत्नी की बात नहीं हो सकता है, पत्नी ड्यूटी करके जाने के बाद बोले जीवन साथी जी, हाँ जीवन साथी की बात करें तो जीवन साथी आपको जाने के बाद में ये कहें कि आपने ये नहीं किया वो नहीं किया, तो उस समय पर बड़ा मुश्किल हो जाता है। अपनी एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल आने लगता है कि मैं ये सारी मेहनत कर क्यों रहा हूँ, ना तो मुझसे ये तनाव झेल रहा है और ना ही ये परिवार मुझसे खुश है। तब ऐसी स्थिति आने लगती है। तो जीवन साथी का काफी ज्यादा रोल है तनाव को झेलने की क्षमता में। और दूसरा है दोनों की फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी, कि दोनों की आपस में कैसी फ्रीक्वेंसी है। क्या आपका जीवन साथी आपके विचारों को, आपके आव भाव को देखकर समझ पाता है, या समझ पाती है कि वो आप किस स्थिति में आए हैं और उसको उस दर्द को दूर करने की कोशिश करते हैं, कि अपना दर्द भी उसके ऊपर टिका देते हैं। तो इस प्रकार से बेहतर हो जाता है अगर फ्रीक्वेंसी बेटर है तो दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग बेटर है तो। डॉक्टर नरेश जी, आपसे भी यही मेरा सवाल। हाँ, जीवन साथी का बहुत बड़ा रोल है। निसंदेह जीवन साथी का बिल्कुल उसी प्रकार रोल है कि जैसे आप अपने हॉस्पिटल में, चाहे वो एक मेल डॉक्टर है या फीमेल डॉक्टर, अगर वहां पे अपने मरीजों के लिए वो एक दुख हरता और बीमारी को दूर करने वाला है, उसी तरह जो मानसिक और जो और तरह की जो हमें अंदर से स्ट्रेस रहता है, वो स्ट्रेस लेके जब हम घर पे जाते हैं तो उस डॉक्टर के लिए उसका जीवन साथी जो घर पे है वो उसी तरह का रोल प्ले करता है कि वो चाहे तो अपने चंद शब्दों से ही और मीठे वाणी में वो उसको तुरंत एक रिफ्रेश कर दे, और चाहे तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस करके उसको इरिटेट करके फ्रस्ट्रेट कर दे। तो हर तरीके से मैं इसमें एग्री करता हूँ कि जीवन साथी का रोल खासकर इन सेंसिटिव प्रोफेशनल्स में, हेल्थ वर्कर है या पुलिसकर्मी है, और स्पेशली ऐसे सर्कमस्टांसेस में जिस तरह का अभी चल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और आपके माध्यम से मैं कहना भी चाहूंगा कि जो भी बाहर इस कोविड-19 में बाहर इस बीमारी के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके घरों पे जो उनके जीवन साथी हैं वो उनसे कोऑपरेट करें और उनके साथ अच्छा प्यार से बर्ताव करें। इसी में हम सब मजबूती से महामारी के खिलाफ लड़ पाएंगे और हम सबकी भलाई है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश जी, आपका भी, और डॉक्टर ब्रह्मदीप जी हमारे साथ आप दोनों जुड़े और बहुत कीमती समय आप लोगों ने निकाला। देखिए, इस वक्त कोविड-19 के कहर से हिंदुस्तान जूझ रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स का समय निकालकर अच्छे मैसेजेस देना, बेहतर तरीके से बात को समझाना भी बहुत जरूरी है। और हम लगातार ये कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों से आपको मिलवाया जाए, उनकी बातचीत आपको सुनवाई जाए, ताकि जो परिस्थितियां इस वक्त बन रही हैं, जो तनाव पैदा करने वाली हैं, उनको कैसे खत्म किया जा सकता है। बहुत बेहतर सुझाव दोनों डॉक्टर्स ने दिए। और साथ साथ हमारे साथ रविंद्र कुमार जुड़े हुए थे, एएसआई। उनका भी ये कहना था कि हाँ, तनाव बहुत ज्यादा है काम को लेकर, लेकिन ऐसे समय में तनाव तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब परिवार से अपेक्षा के अनुकूल सहयोग ना मिले। खासकर अगर हमारे जीवन साथी की हम बात करें तो वो अगर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है तो फिर जिंदगी की कोई भी जंग आसानी से लड़ी जा सकती है और लड़ने के साथ साथ उसको जीता भी जा सकता है। और यह भी जरूरी है कि आप लोग इस कोविड-19 के कहर से लड़ने में जो समाज के लोग हैं, वो सुरक्षाकर्मियों का, डॉक्टर्स का, और इसके अलावा जो भी लोग इस आपातकाल में काम पे लगे हुए हैं, उनका प्रॉपर तरीके से सहयोग करें। वो चाहे बैंक कर्मी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, तमाम लोग इस काम को करने में जुटे हुए हैं। तो आपसे भी अपेक्षा की जाती है कि आप उनके काम को बढ़ाएं ना, उनके काम को कम करें। जितना ज्यादा कम हो सके घर से बाहर कम से कम निकलें, और अगर जरूरी ना हो तो फिर अपने घर में रहें, क्योंकि घर में रहने से ही आप लोग सुरक्षित रह पाएंगे और हमारे हिंदुस्तान के जो योद्धा हैं, जो कोरोना से लड़ रहे हैं, वो अपनी इस जंग को आसानी से लड़ पाएंगे। तो फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।